आइए 8वीं सदी के अंत में उत्तरी यूरोप के तटों पर चले। यहाँ वाइकिंग्स दिखाई दिए, नाविक और योद्धा। पूरा यूरोप उनसे डरता था। वे अचानक आते थे, तेजी से चलते थे और कमजोर जगहों पर हमला करते थे। उनके लंबे जहाज गहरे कम थे, ये लगभग किसी भी किनारे तक पहुंचते थे और नदियों में भी चलते थे। उतरने में मिनट लगते थे। मठतटीय गांव और गोदाम उनके लक्ष्य थे। वाइकिंग्स बड़े युद्धों से बचते थे। वे लूट का माल लेते थे और सेना के आने से पहले चले जाते थे। यह रणनीति दशकों तक चली। फिर शासकों ने तट व नदियों की सुरक्षा बढ़ाई। आइए देखें ये समुद्री हमलावर कहां से आए। वाइकिंगों की मातृभूमि उत्तरी यूरोप थी। इसमें वर्तमान नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की जमीनें शामिल थीं। यहां लंबी सर्दियां, छोटी गर्मियां और कठोर परिस्थितियां थीं। जमीन और आय अक्सर कम पड़ जाती थी। विरासत से युवा पीढ़ी के अवसर सीमित हो जाते थे। इसलिए कुछ लोग लूट, व्यापार या नई भूमि की तलाश में समुद्र में जाते थे। सरदारों के आपसी झगड़े भी अभियानों को बढ़ावा देते थे। इस प्रकार लंबी समुद्री यात्राओं का युग शुरू हुआ। कुछ व्यापार करते थे, कुछ नए किनारों पर बस गए, बाकी हमला करते थे। सब कुछ जहाजों और अनुशासन पर निर्भर था। वाइकिंग्स को समझने के लिए उनके बच्चों की परवरिश जानना जरूरी है। लड़के बचपन से पशु चरा, तिलकड़ी काटते, नाव चलाना, तैरना और हथियार चलाना सीखते थे। लड़कियां घर संभालती, ताई करती, स्टॉक का हिसाब रखती और बाजार में व्यापार करती थीं। बच्चों को अक्सर दूसरे परिवारों में भेजा जाता था। इससे अनुशासन और नए संबंध बनते थे। किशोर लड़के कुल्हाड़ी और नाव में माहिर होते। लड़कियां घर व व्यापार संभालती थीं। सभी रूनिक लिपि नहीं पढ़ते थे, पर कई साधारण शिलालेख समझते थे। कुश्ती जैसे खेल चरित्र को मजबूत करते थे। ये व्यवस्था बच्चों को कठोर परिस्थितियों में वयस्क जीवन के लिए तैयार करती थी। एक वाइकिंग के आम दिन की कल्पना करें। वे लंबे लकड़ी, घास के घरों में रहते थे। घर के बीच में चूल्हा था। एक ही छत के नीचे परिवार, सेवक और कुछ पशु रहते थे। कपड़े ऊन और सन से बनते थे। सर्दियों में वे फर से गर्मी लेते थे। वे जौ की रोटी, दलिया, सूखी मछली, नमकीन, मांस खाते थे। उनके भोजन में डेयरी उत्पाद और जड़ वाली सब्जियां भी थीं। उन्हें प्याज और लहसुन पसंद था। कभी कभी दुर्लभ आयातित मसाले भी मिलते थे। त्योहारों पर वे मांस भूनते थे। वे शहद का पेय या हल्की बियर पीते थे। यात्रा के लिए वे सूखे बिस्कुट और सूखी मछली लेते थे। वे पहले से ही खाद्य सामग्री तैयार करते थे, सुखाकर धुआं करके नमक लगाकर रखते थे। वे स्वच्छता का ध्यान रखते थे। नहाने के लिए एक विशेष दिन होता था। वाइकिंग जहाज के बिना संभव नहीं थे। उनके जहाजों का लचीला ढांचा तख्तों से बनता था। कम ड्राफ्ट से वे समुद्र और नदियों में चलते थे। जरूरत पड़ने पर जहाज को किनारे खींच लेते थे। हवा में पाल से गति मिलती थी। शांत मौसम में चप्पू काम आते थे। वे तारों, सूरज से रास्ता तय करते थे। किनारे के निशान, पक्षी और पानी का रंग भी सहायक थे। बादल वाले दिनों में धारा ज्ञान मदद करता था। अनुभव भी उनके काम आता था। एक सूर्य पत्थर का सिद्धांत है, पर इसके सबूत बहुत कम है। मुख्य बात सतर्कता और जहाज पर व्यवस्था थी। ये जहाज उन्हें तेजी से अंदरूनी इलाकों में जाने देते थे और उतनी ही तेजी से वापस आने में भी मदद करते थे। वाइकिंग्स को योद्धा के रूप में जाना जाता था। उनके हथियार सरल और भरोसेमंद थे। भाले, कुल्हाड़ियां, तलवारें। तलवारें महंगी थीं और अक्सर विरासत में मिलती थीं। ढालें गोल थीं, उनके बीच में धातु का प्याला होता था। वे लड़ाई में पंक्तिबद्ध रहते और बचाव करते थे। हेलमेट में सींग नहीं थे, कवच सबके पास नहीं होता था। पहले वाइकिंग भाले फेंकते, फिर करीब से लड़ते थे। उनका आधार ढालों की दीवार और छोटा हमला था। हमलों में वे खुले मैदान से बचते थे। वे लूट लेते और सेना के आने से पहले चले जाते थे। स्रोत बरसेरकर्स का उल्लेख करते हैं। वे बिना कवच के क्रूर लड़ाके थे, पर वे कम थे। वाइकिंग्स का अपना सामाजिक ढांचा था। मुक्त भूस्वामी, कुलीन, सरदार और आश्रित लोग, सबका अपना स्थान था। महत्वपूर्ण मामले सभाओं में तय होते थे। वहां बहस होती, जुर्माने लगते और फैसले सुनाए जाते थे। महिलाएं संपत्ति रख सकती थीं, तलाक ले सकती थीं और दहेज वापस पा सकती थीं। विवाद अक्सर खून खराबे की बजाय पैसे से सुलझाए जाते थे। कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। उल्लंघन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती थी। इस व्यवस्था से समुदाय स्थिर रहा। सुरक्षा मांगने और अपनी बात साबित करने का स्थान था। इससे विवाद खत्म नहीं हुए, पर इसने ऐसे नियम दिए जिन्हें सब मानते थे। उनकी आस्था, वाइकिंग अनेक देवताओं की पूजा करते, भोज, बलिदान व मौसमी उत्सव मनाते। मृतकों को टीलों या जहाजों में परलोक यात्रा हेतु सामान सहित दफनाते। पत्थरों पर अभियान, भूमि खरीद या स्मृति के ऋण उकेरे जाते।
10वीं-11वीं सदी में दक्षिण से ईसाई धर्म आया। चर्च बने पुरानी प्रथाएं नई आस्था के साथ रहीं। यह परिवर्तन कई पीढ़ियों तक चला। तटीय क्षेत्रों में नई प्रथाएं आंतरिक भागों से तेजी से फैलीं। वाइकिंग सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि व्यापारी भी थे। वे फर्मचली धातु, एम्बर और कारीगरों के उत्पाद निर्यात करते थे। बदले में वे चांदी, पड़े, शराब और मसाले लाते थे। दासों का होना उनकी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा था। उन्हें छापे मारकर पकड़ा जाता था या पड़ोसियों से खरीदा जाता था। उनसे काम लिया जाता था या उन्हें आगे बेच दिया जाता था। यह उस समय एक सामान्य बात मानी जाती थी। बाद में नए कानूनों और चर्च के प्रभाव से दास प्रथा कमजोर हो गई। उसकी जगह किराए पर काम करने का चलन आया। व्यापार से आय होती थी। यह उत्तर को दक्षिण और पूर्व से जोड़ता था। इसके कारण समुद्री यात्राएं बिना लूटपाट के भी लाभदायक बन गईं। सभी वाइकिंग पश्चिम नहीं गए। कई दक्षिण और पूर्व की ओर नदियों से चले। वहां उन्होंने व्यापारिक चौकियां बनाई, कारवां की रक्षा की और आदान प्रदान किया। सबसे भाग्यशाली बीजांटियम के शासक की सेना में थे। वे कॉन्स्टेंटिनोपल में महल की रक्षा करते थे। ये सेवा वरंगियन गार्ड के नाम से जानी जाती है। इससे चांदी, कपड़े और दुर्लभ वस्तुएं मिलती थीं। व्यापारी और कारीगर नए शहरों में रहने लगे। नदियां उत्तर और दक्षिण को सड़कों से बेहतर जोड़ती थीं। इसलिए नौ परिवहन सफलता की कुंजी था। घाटों पर बस्तियां बनी जहां स्थानीय और उत्तरी आदतें घुल मिल गईं। अब वाइकिंग्स के पश्चिमी अभियानों को देखें। शुरुआती हमले ब्रिटिश द्वीपों के मठों और बंदरगाहों पर हुए। बाद में वहां पूरे गांव बसे। कुछ जमीनें उत्तरी कानूनों पर चलें जिन्हें डेनलॉ कहा। वाइकिंग्स की भाषा के निशान शहरों के नामों और अंग्रेजी शब्दों में मिलते हैं। वे अटलांटिक के द्वीपों तक पहुंचे और नई भूमियों पर बसे। लगभग 11वीं सदी की शुरुआत में वे समुद्र पार तट तक पहुंचे। वहां कोई लंबी कॉलोनी नहीं बन पाई, पर उनकी यात्रा ने जहाज बनाने, रास्ता बनाए रखने और दूर के मार्गों पर जोखिम लेने का उनका कौशल दिखाया। पूर्वी यूरोपीय नदियों से वाइकिंग गुजरे। वेरोंगियन ने स्थानीय सरदारों से संधि की मार्गों की सुरक्षा शुल्क लेते वक्त किले बनाते थे। धीरे धीरे वे स्थानीय कुलीनों में शामिल हुए, पड़ोसियों की भाषा व धर्म अपनाए। विद्वान उनकी प्रारंभिक राज्य निर्माण भूमिका पर बहस करते हैं, पर नदियों पर व्यापार व सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई। उत्तर दक्षिण मार्ग मुख्य बना जिस पर वस्तुएं व लोग आते जाते थे। उनके साथ जहाज निर्माण, युद्ध व कर संग्रह कौशल भी फैले। वाइकिंग से कई मिथक जुड़े हैं। सींग वाले हेलमेट कल्पना है। असली हेलमेट बिना सींग के थे। उन्हें गंदा माना जाता है, पर उनका एक स्नान दिवस होता था। खूनी चील की कहानियां बाद के ग्रंथों में हैं। वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक किंवदंती मानते हैं। वाइकिंग्स को अक्सर लुटेरा दिखाया जाता है। वे खेती, शिल्प और व्यापार भी करते थे। याद रखना जरूरी है, कई लेख भिक्षुओं ने लिखे। इन भिक्षुओं को उन्होंने लूटा था, इसलिए लेख क्रूरता पर जोर देते थे। यदि मिथकों को तथ्यों से अलग करें तो तस्वीर अधिक स्पष्ट हो जाती है। धर्म बदलने के साथ वाइकिंग्स की शक्ति भी बदल गई। 10वीं और 11वीं शताब्दी में वाइकिंग्स ने ईसाई धर्म अपनाया। उन्होंने चर्च और नए न्यायालय बनाए। रक्त प्रतिशोध सीमित करने की कोशिश की गई। दंड ने हिंसक प्रतिशोध का स्थान ले लिया। कई सरदारों के बजाय राज्य उभरे। वे कर एकत्र करते थे और तट पर किले बनाते थे। छापे का अर्थ खत्म हो गया। सुरक्षा मजबूत हुई और व्यापार अधिक विश्वसनीय तथा लाभदायक बन गया। कानूनों को संसाधित चमड़े पर लिखा जाता था ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। धीरे धीरे परदेशी भूमि पर मिली सफलता कम होती गई। शिल्प और परिवहन में कमाई ने उसका स्थान ले लिया। वाइकिंग युग समाप्त हो रहा था। यूरोप ने अपनी सीमाएं मजबूत किले बनाए। हमलों के लिए फिरौती दुर्लभ हो गई थी। अंत का प्रतीक यॉर्क के पास स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई मानी जाती है। यह 1066 में हुई थी। इसमें उत्तरी सेना हार गई थी। व्यापार युद्ध से अधिक सुरक्षित और लाभदायक बन गया। स्कैंडिनेविया में राजाओं ने घर पर सेवा और कर मांगे। लोगों ने लूटपाट के बजाय बाजारों और परिवहन में आय खोजी। 11वीं शताब्दी के अंत तक बड़े हमले लगभग गायब हो गए थे। आज वाइकिंग्स के निशान स्थानों के नामों और अंग्रेजी शब्दों में दिखते हैं। तटीय क्षेत्रों के पुराने मानदंडों में भी ये मौजूद हैं। उत्तरी देशों की परंपराओं में भी इनकी झलक है। पुरातत्वविद कब्रें और खजाने खोजते हैं। इतिहासकार रूनी पत्थरों और गाथाओं को पढ़ते हैं। विशेषज्ञ लोगों के मिश्रण का अध्ययन करते हैं। संग्रहालयों में जहाज और शिल्प दिखाते हैं। त्योहारों में जीवन शैली और कानूनों को समझाते हैं। ये केवल अतीत का प्रदर्शन है, सटीक प्रतिलिपि नहीं। फिल्मों के दृश्यों को तथ्यों से अलग करना जरूरी है, तभी इतिहास स्पष्ट और ईमानदार बनता है।
अगर आपको इसमें रुचि थी तो नए अंक न छोड़ने के लिए सदस्यता लें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और सटीक होता है।